तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स और हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कंपाउंड के अंदर लेट्स से अगर हमारे पास NaOH है तो इसमें नाइट सोडियम कितने परसेंट होएगा या ऑक्सीजन कितने परसेंट होएगा या फिर हाइड्रोजन कितने परसेंट होएगा। ठीक है, तो इसके पीछे जो बैक स्टोरी है वो बहुत आसान है। आपने क्या एज्यूम करना है, आपने एज्यूम करना है जो आपका कंपाउंड है ना ये आपके टोटल मार्क्स हैं, जिस तरह आप स्कूल में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने एज्यूम करना है जो कंपाउंड्स है ये कंपाउंड है, ये आपके टोटल मार्क्स हैं। और अगर आपने सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के मार्क्स जो है ना वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए, या आप कह सकते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। अब इस कंपाउंड की सेंस में इसका क्या मतलब हुआ, वो मतलब ये हुआ कि देखें टोटल मार्क्स जो है ना वो इसका MR होएगा। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड का MR जो है वो टोटल मार्क्स होंगे। अब ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं, क्योंकि हमने सोडियम की परसेंटेज फाइंड करनी है ना, तो सोडियम का AR यहाँ पर पुट कर देना। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का MR, ये सोडियम का AR, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगी सोडियम की परसेंटेज इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, तो हमारे पास एक कंपाउंड है H2O2 और इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा इनमें से बताने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है और हमारे पास ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो है ना MR फाइंड कर लेते हैं, और इसका MR किसके बराबर होगा, इसका MR बेसिकली 2 हाइड्रोजन्स है, तो 2 हाइड्रोजन्स प्लस 2 ऑक्सीजन्स, क्योंकि है हमारे पास हाइड्रोजन का AR 1 है और ऑक्सीजन का AR जो है वो 16 है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 16 टाइम्स 2 इज़ 32, तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो 34 हमारा MR आ गया। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे टोटल मार्क्स बन गए, इसको आप MR कह सकते हैं या आपके टोटल मार्क्स कह सकते हैं। कह लो कि पहले आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। लेते हैं कि हमारे इस कंपाउंड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन्स जो हैं, अगर हम हाइड्रोजन्स को देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 2 और हाइड्रोजन का यार 1 है, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे आप कह लो ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब करना क्या है कि बेसिकली ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि टोटल मार्क्स हमारे थे 34, जो हमारा MR था, और यहाँ पर हमने फाइंड किया कि क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो हमारे पास होएगी 5.9%। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हमें पता चल गया कि इस कंपाउंड में 5.9% जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब करते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए कैसे होगा, हमें पता है हमारे पास 2 ऑक्सीजन्स हैं, फिर 4 हम क्या कर सकते हैं, MR तो हमें पता है हमारा 34 है, और ऑक्सीजन क्योंकि 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो 2 ऑक्सीजन्स, एक ऑक्सीजन का AR जो है वो 16 होता है, तो 2 × 16 इज़ इक्वल टू 32। तो 32 को हमने यहाँ पुट करना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारा आंसर बेसिकली आएगा वो आएगा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डू दिस रियल क्विक, वो आएगा 94.1%। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन है इस कंपाउंड के अंदर। मतलब इस कंपाउंड का 94.1% जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन है,
और जो 5.9% है वो हाइड्रोजन है। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपने हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन निकाल ली थी ना 5.9, तो आपको पता है कि टोटल कॉम्पोजिशन जो है वो ऑब्वियसली 100 को एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है, 100 मैक्स लिमिट है। तो वो 100 थी, ठीक है, 100%। तो अगर आपने हाइड्रोजन की फाइंड कर ली है और वो 5.9 आई, तो अगर टोटल 100 है तो उसमें से 5.9 माइनस कर दें और जो रिमेनिंग होएगी 94.1 आपके पास आ जाएगी, वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन होएगा। तो आपको ये यहाँ पर ये ना करना पड़ता, तो इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। अच्छा, तो इस वीडियो में हमने शुरू करना है और एम्पिरिकल फार्मूला, और विल लाइक फिगर आउट कि ये चीज़ क्या है और इसका मकसद क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होती है एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली कहते हैं किसको हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट फार्मूला है किसी भी कम। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक कि ये ठीक है या इसकी ने हम छोटा कर सकते हैं। अच्छा, हम वी कैन वर्क विद दिस। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली सिंपलेस्ट फार्मूला होता है वो कॉम्पाउंड। अब इससे क्या मतलब है, आपने आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि व्हेन यू डूइंग अलजेब्रा और आपके पास कोई चीज़ हो जिस तरह लेट्स से 4/8 और वो आपको कहते हैं एक्सप्रेस दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप क्या करते हैं, आप इसको ले लेते हैं 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो आपके पास 1/2 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है और आपके पास ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये जो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला के इट्स द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कॉम्पाउंड, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पर जिस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस साइड पे आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है। यहाँ पर मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अदर अदर इन अदर वर्ड्स ये उसका असली फार्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी चीज़ का असली फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली उसका सिंपलेस्ट है। अब हमने क्या किया, हमारे पास था C6H12 और O6, तो इसमें से क्या किया हमने ना 6 बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब इसमें से 6 बाहर निकालेंगे पूरी इक्वेशन में से, तो आपके पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला का बेसिकली ये मतलब होता है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, उसके साथ भी देखें 2 बाहर निकाल लिया उसमें से, अब H और O रह गया। अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, जिस तरह इसमें इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो आपने बेसिकली इसको मैक्सिमम लाइक इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना है, जिसके बाद ये और सिंपल ना हो सके। अब यहाँ पे देखो C2H6, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो ये बन गया CH3। अच्छा, अब ये जो C2H6 है, ये जो है ना असली फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना वो उसका सिंपलेस्ट वर्जन है, ठीक हो गया। तो आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली होती क्या चीज़ है। मूविंग ऑन, एम्पेरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं। अच्छा, इसको निकालने के 3 स्टेप्स हैं। पहले आपने क्या करना है, मैस या आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए किसी भी कंपाउंड की। अच्छा, इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा ये मतलब है कि लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है, कह लो कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब आपको इसमें से क्या चाहिए होगा, कह लो कि ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास एक सैंपल है और उस सैंपल का वेट हमारे पास है कह लो 4 ग्राम्स, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होने की ज़रूरत है, आपको इसका मैस पता होने की ज़रूरत है कि इन इन 4 में से इसका कितना मैस है, इसका कितना मैस है और इसका कितना मैस है। या फिर एक और चीज़ भी आपको पता हो सकती है कि इसकी परसेंटेज क्या है, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या पता होने की ज़रूरत है कि इसकी सोडियम की इस पूरे कंपाउंड में परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है और फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। तो दोनों चीज़ें चल सकती हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं आप और परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे क्या करना चाहिए हमें, जब आपको पता चल जाए कि आपका मैथ्स या परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको मिल गई, उसके बाद आपने क्या करना है, उन उसको यूज़ करके और मोल्स निकाल लेना है, ठीक है। उसको यूज़ करके मोल्स कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, उसको यूज़ करके मोल्स निकाल लेना है। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपने बेसिकली सिंप्लीफाई कर देना है मोल्स को। जिस तरह देखो, कह लो कि आपके पास मोल्स है, आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें आपके पास है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 मोल्स आए, हाइड्रोजन के 4 मोल्स आए। तो आपने इसको सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि आपने ना, ये देखो, सिंप्लीफाई ऐसे हो सकता है कि 2 1 और 2 2 4 4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। या फिर इन अदर वर्ड्स, ये आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 4 है। आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा होएगा ना, उससे इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो। आपके पास यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर आपके पास 4 डिवाइड हुआ 2 से, तो आपके पास आ गया 2। ठीक है, वही रेशो बन गया आपके पास, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और इसको ज़रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कह रहा है अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन्स 1.2 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 0.80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड था, और हमें पता है कि उसमें मैग्नीशियम जो है उसका वेट 1.20 ग्राम्स है, सॉरी वेट कह रहा हूँ, उसका मास 1.20 ग्राम्स है। और उसमें ऑक्सीजन जिसका मास 0.80 ग्राम्स है। ठीक है, तो वही बात जो मैंने की थी ना, कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है तो आपको उसमें से एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का मास पता होना ज़रूरी है। इस केस में उसने हमें दिए हुए हैं, तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, अब फाइंड कर सकते हैं अपने एम्पिरिकल फार्मूला को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं MgO। ठीक है, मैथ्स क्या दिया हुआ है इसका। अच्छा, इसको अटेम्प्ट करने का ना एक प्रॉपर तरीका है, मैं आपको वो प्रॉपर तरीका ही सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने बनाना है एक टेबल। आपने बनाना है एक टेबल, ठीक है। अब वो टेबल कैसा होगा, वो टेबल कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपने लिखना है मैथ्स, ठीक है। पहली लाइन के बिल्कुल नीचे लिखना है मैथ्स। और यहाँ पर आपने खाने बनाने हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी उतनी कॉलम्स बनानी है। अभी क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो एक रो मैग्नीशियम की हो जाएगी, एक रो ऑक्सीजन की। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, ठीक है। पहली रो में आप लिखेंगे मैथ्स, ठीक है, मैथ्स का एक अलग खाना बनाए। उसके बाद आपने लिखना है AR, ठीक है, यहाँ पर आप लिखें AR। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है मोल्स, ठीक है। यहाँ पर आपने, ये थोड़ा इधर जगह नहीं बन रही, मैं इसको थोड़ा उठा के ऊपर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है अपना मोल्स, ठीक हो गया। मोल्स लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है सिंपलेस्ट रेशो। ये वाला टेबल आपने बना लेना है। इस टेबल को याद कर लें, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने ये वाला टेबल बना के और फिर इसको अटैम्प्ट करना है। अच्छा, अब हमें डेटा में क्या दिया हुआ है। डेटा में उसने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास मैग्नीशियम, इस MgO में जो मैग्नीशियम है वो 1.2 ग्राम्स के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.20 ग्राम्स। और याद रखना है, मैथ्स हमेशा ग्राम्स में होगा। केमिस्ट्री में आप जब भी कर रहे हैं, कुछ भी मैथ्स के साथ कर रहे हैं, तो मैथ्स आपको इन ग्राम्स लेना होता है, सिर्फ मोल्स की बात नहीं है। कहीं भी आप कुछ भी केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो आप इसको ज़्यादातर ग्राम्स में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का उसने बताया हुआ है 0.80 ग्राम्स है। मैथ्स तो यहाँ मैथ्स के आगे हमने 0.80 ग्राम्स लिख दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप मैथ्स के आगे ना, मैथ्स के आगे यहाँ पर ग्राम्स लिखते हैं, ऐसे जी बना के, ताकि उसको पता हो कि हम ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, AR आपने इसका देखा, मेरे ख्याल से इसका AR 24 है और ऑक्सीजन का 16 होता है। मैं एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ।
मैग्नीशियम का 24 लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 और उसके बाद मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालने हैं? आपके पास मैस है और AR है, तो आपको पता है मोल्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। यू नो द इक्वेशन मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर AR/MR, ठीक है। तो आप वो करें और आपके पास जो है ना वो इसके मोल्स आ जाएंगे। मैंने ये फाइंड किए मैं पहले से, तो इसके मोल्स आएंगे 0.05 और इसके जो मोल्स हैं वो आएंगे 0.05। अच्छा, मोल्स का क्योंकि यूनिट होता है, तो मोल्स में भी आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है कि ये जो है ना हम मोल्स में कर रहे हैं। मोल्स का यूनिट होता है MOL, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख लेना है मोल्स। अब आपने क्या किया, आपने ये भी कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशो कैसे फाइंड करनी है? सिंपलेस्ट रेशो जिस तरह मैंने बताया, जो इन दोनों में से सबसे छोटा है, सारी चीज़ों को उस छोटे से डिवाइड कर दें हम, क्योंकि 0.05 और 0.05 में ये दोनों ही सबसे छोटे हैं, तो इनको अपने आप से डिवाइड कर दें। 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 इज़ 1, और इधर भी हमारे पास 1 आ गया। तो अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा? इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा MgO, ठीक है। अब ये हमें पता है Mg एक है, तो यहाँ पर 1, और O भी हमारे पास एक है, तो यहाँ पर 1। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं MgO, क्योंकि वंस हम नहीं लिखते। अब आपने नोट किया होगा एक चीज़ कि ये जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एग्जैक्ट सेम होता है MgO। तो कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला आता है वो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। इट्स द सेम एज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन कुछ केसेस जिस तरह हमने अभी यहाँ पर देखे, ये वाले केसेस, इनमें आपका डिफरेंस आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम भी होता है। तो देर इज़ नॉट नथिंग टू वरी अबाउट देयर, ठीक है। इस तरह आपने मैथ्स को यूज़ करके और एलिमेंट्स को यूज़ करके अपना एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट पार्ट। अच्छा, आई कैन नॉट इरेज दिस जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको ऐसे ही इरेज कर लेते हैं। लास्ट पार्ट पे आ जाएं जी। तो ये क्या है? ये है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि वो रिलेटेड कैसे हैं आपस में। अच्छा, अब वो रिलेटेड हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ रिलेटेड टू द एम्पेरिकल फार्मूला बाय n। अब n क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं, ठीक है। n ये चीज़ है कि फ़र्ज़ करें आपका एम्पेरिकल फार्मूला जो है, एक कंपाउंड है XY, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है Y। कंपाउंड है XY। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ये है कि XY को n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर x के साथ जो नंबर लगा होगा और y के साथ जो नंबर लगा होगा वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होएगा। तो अभी जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में MgO किया ना, MgO, तो उसमें हमें n की वैल्यू पता थी, n की वैल्यू हमारे पास थी 1, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता कैसे थी वो मैं आपको बताता हूँ। n की वैल्यू हमें पता ऐसे थी कि ये MgO है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है ना। तो हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू, हमें n की वैल्यू n कैसे, n इज़ इक्वल टू 1 कैसे पता चली? हमें n इज़ इक्वल टू 1 ऐसे पता चली कि हमारा जो MgO है दैट इज़ द सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला MgO इज़ द सेम एज द एम्पेरिकल फार्मूला MgO। हमने क्या किया, हमें पता था कि अच्छा अगर सेम है तो हमने यहाँ पर 1 लिखना है। तो फिर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, जब इससे मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब ऊपर अगर हम जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर अगर हम जाएं जिस तरह यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये देखो, ये CH2O है, ठीक है। CH2O ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है C6H12O6 है। तो हमने जो है ना
इस एम्पेरिकल फार्मूला को इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में बनाना है, तो यहाँ पर n क्या होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? यहाँ पर n6 होएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, सॉरी ये C था, एक सेकेंड, ये आ जाएगा C6H12O6। तो n बेसिकली वो नंबर होता है जो आपके एम्पेरिकल फार्मूला को आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देता है, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट n इज़। अब मैं आपको इधर ज़रा थोड़ी एग्जांपल कराता हूँ कि यहाँ पर जो है आप n गेस कर सकते हैं। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए? 2 से करेंगे, तो 2 जो है वो आपका n है। और इसी तरह इस केस में क्या होगा, इस केस में भी 2 होगा। इस केस में भी इस एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है। तो आई होप इससे आपको समझ आ गई होगी n क्या चीज़ है। और अब हम देखते हैं कि n कैसे निकाला जा सकता है। n कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला ये आपने याद करना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है। और ये जो मैंने एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका बताया था ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि हमें बताओ n क्या है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि n की वैल्यू फाइंड करो, और उससे जो है वो कुछ और फाइंड करो। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हमें बताओ n की डेफिनेशन बताओ या n होता क्या चीज़ है, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब n निकालते कैसे, n कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला, और इस फार्मूला से फाइंड किया जा सकता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि n इज़ इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या mr जिसे हम बोलते हैं, डिवाइडेड बाय द रिलेटिव एम्पेरिकल मास। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला का mr है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें HO को और H2O को, तो H2O जो है वो हमारा है, H2O2 जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और HO जो है वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। तो अगर इसका mr देखें तो इसका ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो सॉरी ऑक्सीजन के 2 एटम्स 16 16 और 1+1, तो ये 16 और 16 32, और ये दोनों मिलके 34 बन जाएंगे। इसका mr 34 आएगा। और इसका ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो वो बन जाएगा 17। तो बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला का जो mr होता है ना, उसको कहते हैं रिलेटिव एम्पेरिकल मास, ठीक है। रिलेटिव एम्पेरिकल मास कहते हैं उसको, या फिर उसको आप एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, और वो है रिलेटिव मास फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब बेसिकली जिस रिलेटिव और एम्पेरिकल जिसमें आ गया वो समझ लेना कि रिलेटिव फार्मूला का mr है। अच्छा, तो आसान लफ्ज़ों में ये इक्वेशन क्या है, आसान लफ्ज़ों में ये इक्वेशन ये है कि n इज़ इक्वल टू mr, और नीचे mr ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में n ये चीज़ है, समझ आ गई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि अम, क्या हो रहा है। ये टेबल जो है ना, ये टेबल याद रखिएगा, क्योंकि ये टेबल जो है ना आपको हेल्प करेगा आगे। इस टेबल का आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये टेबल जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इस बात को भूलिएगा नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ईथेन इज CH3, गिवन दैट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन इज 30, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला? हाँ, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है। और एम्पेरिकल फार्मूला भी नहीं दिया हुआ हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं दिया हुआ। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। ठीक हो गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, गिवन दैट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो मतलब mr होता है, और इथेन वो उसने बताया हुआ कि 30 है, ठीक है। अब उसने हमें दो चीज़ें बता दी, एक उसने हमें एम्पेरिकल फार्मूला बता दिया, एक उसने हमें mr बता दिया। mr किसका बताया, इथेन का। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। पूछ वो ये रहा है, पूछ वो क्या रहा है, पूछ वो रहा है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला,
अच्छा, अब हमें जो पता था ना, हमें हमें जो उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला, और एट द सेम टाइम उसने हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, या एम आर दिया हुआ है उसने हमें, एम आर इज इक्वल टू 30, और एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH3। और उसने मांगा क्या है, उसने मांगा हमसे है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने मांगा हुआ है। अच्छा, अब इसको फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अब देखें, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए और आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिलेशन क्लिक होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच मैंने एक रिलेशन पढ़ा था। आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये डायग्राम आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये जब आपके दिमाग में आएगी तो आप कहोगे अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एन की मदद से निकाल सकता हूँ। क्या एन है मेरे पास? मेरे पास एन नहीं है, ठीक है। उसने मुझे क्वेश्चन में ना एन बताया है ना मेरे पास एन है, लेकिन एन मुझे पता है फाइंड हो सकता है क्योंकि मुझे ये याद था, ठीक है। पहले देखो, मुझे ये याद था रिलेशन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और उसके बाद मुझे ये याद था कि एन भी कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, एन इज़ इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो कि एम आर है। मैं देखता हूँ एम आर इसने बताया हुआ है, देखो बिल्कुल बताया हुआ है। उसके बाद क्या उसने मुझे रिलेटिव एम्पेरिकल मास बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ, लेकिन उसने मुझे जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, और मुझे पता है कि जो रिलेटिव एम्पेरिकल मास है ये एम्पेरिकल फार्मूला का एम आर है। तो ये मैं ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। खुद मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? CH3 है, तो CH3 का सीधा सीधा एम आर निकालना है, 12 + 3 और 1 कर देंगे, ठीक है। 12 इसका यार कार्बन का, और 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 × 1, ठीक है। तो 12 के बाद 13 14 15, ये हमारा आ गया एम आर किसका, एम्पेरिकल फार्मूला का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम आर ऑफ एम्पेरिकल, ठीक है। अब मेरे पास वो डेटा आ गया है जिसकी मदद से मैं एन फाइंड कर सकता हूँ। एन फाइंड करने का क्या तरीका था? एन फाइंड करने का तरीका था मॉलिक्यूलर मास ऊपर और एम्पेरिकल मास नीचे। तो मॉलिक्यूलर मास एम आर जो है वो ऊपर, और एम्पेरिकल मास जो है वो नीचे। तो एन जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। एन आ गया 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एन निकाल लिया, अब मैं जाके एन को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एन को ये मेरा एम्पेरिकल फार्मूला है, तो मैं एम्पेरिकल फार्मूला में जाकर अब एन पुट कर सकता हूँ, और एन मेरा आया 2, तो मैं यहाँ 2 पुट करूँगा, और उसकी मदद से 2 3 ज़ार क्या होएगा 6, तो H6 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 1 होता है, तो 2 1 और 2 हो जाएगा। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह निकला है। अब ये काम आप उस तरह ही कर पाएंगे जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ याद होगी, आपको पता होगा एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे रिलेटेड है एन के थ्रू, और फिर एन फाइंड कैसे करना है ये फार्मूला आपको आता होगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसको मैं अरेज कर लूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अभी कहते हैं ग्लिसरॉल है हमारे पास एक कंपाउंड, और वो कहते हैं ग्लिसरॉल कंटेन्स 93.1% कार्बन एंड 52.2% ऑक्सीजन, ठीक है, विद द रिमाइंडर बीइंग हाइड्रोजन। तीन एलिमेंट्स हैं मेरे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है मेरे पास, और मेरे पास है कार्बन, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स हैं मेरे पास।
उसने हमें मैथ्स नहीं बताया हुआ, लेकिन उसने हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताई हुई है, ठीक है। जिस हमने जो ऊपर पढ़ा था कि हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मैथ्स हो या परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो। अब हमारे पास आ गया आगे, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। और आगे उसने ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल वेज 92.0 ग्राम्स। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, पहले ना हम लोग अपना एक टेबल बना लेते हैं, हम अपना टेबल बना लेते हैं। अच्छा, अब टेबल क्यों बनाएंगे, देखें कि वो आपसे मांग रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मांग रहा है और उसने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशंस दी हुई हैं। तो आपके दिमाग में देखो ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पेरिकल फार्मूला आता है, और अगर मॉलिक्यूलर फाइंड करना है तो वो फाइंड करने का एक ही तरीका है कि एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करो और फाइंड करो। तो इस तरह मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने एम्पेरिकल वाली चीज़ें करनी है। फिर से मैं टेबल बना लेता हूँ अपना। इस दफ़ा मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने मैथ्स का खाना बनाया था, मैथ्स हमारा ग्राम्स में, यहाँ हमारा AR होता है, यहाँ हमारे मोल्स होते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और नीचे हमारे पास जो है वो हमारी होती है सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो। तो अब क्या करेंगे आप, जब आपके पास मैथ्स नहीं होगा और परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगी तो उसका भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। आपने बस क्या करना है, जाना है मैथ्स वाली साइड पे, मैथ्स को इरेज करना है, वहाँ पे आपने लिख लेना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, परसेंटेज, या आपने लिख लेना है परसेंटेज इन कॉम्पाउंड, लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज इन कॉम्पाउंड, कि इस एलिमेंट की कंपाउंड में उसकी कितनी परसेंटेज होगी, ठीक है। तो परसेंटेज इन कॉम्पाउंड, तो जिस तरह आप इस खाने में मैथ्स पुट करते थे, आप इस खाने में अपनी परसेंटेज पुट कर दें, उससे भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास 39.1, जो उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। ऑक्सीजन आ गया 52.2, और कह रहा है हमें विद द रिमाइंडर बीइंग हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब 39.1% कार्बन है, 52.2% ऑक्सीजन है, और जो बच गया है वो हाइड्रोजन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा जो बच गया है वो कितना होगा, वो इस तरह पता चलेगा कि देखो परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, तो परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होती है, 100% होती है। तो क्या करोगे, 100 लिखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे ऑक्सीजन और कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन माइनस जब करोगे तो कार्बन था 39.1 और ऑक्सीजन था 52.2। इन दोनों को माइनस कर दो, हाइड्रोजन आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास वैल्यू बचेगी 8.7 की, मेरे ख्याल से 8.7 की वैल्यू बचेगी आपके पास, ठीक है। 39.1 और 52.2, मैं एक दफ़ा दोबारा कर लूँ, मैं देख लूँ मैंने ठीक किया, ठीक है। 8.7 की वैल्यू बचेगी, 8.7 की वैल्यू बच गई, और ये रिमाइंडर है तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर जाके 8.7 पुट कर दो। अब देखो आपके पास AR आया, ठीक है। अब AR तो आप पीरियोडिक टेबल से देख के निकाल लोगे, आपका 12 है, आपको पता है 1 है, और इसका 16 है। अब क्या करना है, अब सिंपली इनके मोल्स निकालने हैं, और
यहाँ पर मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आप इक्वेशन यूज़ करते थे, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर एम आर ए आर, ठीक है। अब आप कहोगे यार मुझे मैथ्स तो दिया नहीं है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ पर मैथ्स को परसेंटेज इन कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया, हम यहाँ पर भी इस केस में इसको परसेंटेज इन कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन के मोल्स निकाल लेते हैं। हमें पता है कार्बन 39.1% है, तो ये 39.1 हो गया। और इसका कार्बन का हमें ए आर भी पता है क्या होता है, 12 होता है। तो इसको करो, आपका आंसर आएगा 3.3, ठीक है। इस तरह इसी के लिए करो तो आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट, सॉरी इसका तो 8.7 ही आ जाएगा। और इसी तरह इसके लिए करो तो आपका जो आंसर है वो आएगा 3.3 मोल्स, ठीक है। अब आपने मोल्स निकाल लिए, अब आपने क्या निकालनी है? अब आपने निकालनी है सिंपलेस्ट रेशो। अब सिंपलेस्ट रेशो आप ऐसे निकालोगे कि इनमें से जो सबसे छोटा है उसे डिवाइड कर दो, तो सारे डिवाइड हो जाएंगे 3.3 से। तो 3.3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा। ये भी 3.3 है, डिवाइडेड बाई इट्ससेल्फ, तो ये 1 आंसर देगा। और ये 8.7 जो है ना, ये 2.6 आंसर देगा। अच्छा, अब ये केस जब हो जाएगा ना, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है, एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना, एम्पेरिकल फार्मूला वो होते हैं सिंपलेस्ट रेशो। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ जो कि मैंने नहीं ऐड की थी पहले, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होती है और वो ये होती है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है, होल नंबर रेशो। याद रखना ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। यहाँ पर देखो हमारे पास एक मसला बन गया, हमारे पास ये चीज़ होल नंबर नहीं है, हमारे पास ये चीज़ आ गई है डेसिमल पॉइंट्स में, हमें चाहिए होल नंबर। अच्छा, अब इसको होल नंबर में बनाने का ये तरीका है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू सारों को ना पहले मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। फिर आपने देखना है कि जो मेरे पास आंसर आएगा, जिस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2.6 को 1 और फिर दोबारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या सारी वैल्यूज़ जो हैं वो होल नंबर बनेंगी या नहीं बनेंगी? जब 1 से करोगे तब नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद करो 2 से, जब 2 से करोगे तो आप नोट करोगे कि ये तो आपका बन जाएगा 1, आपका बन जाएगा 2, ये वाला 1 भी आपका बन जाएगा 2, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी बनेगी 5.2, और वो अभी भी होल नंबर में नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप फिर एक नंबर ऊपर जाओगे, फिर एक नंबर ऊपर गए, अब दोबारा मल्टीप्लाई करो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 3। और देखना जब आप 2.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये बन जाएगा 8। तो जब ये 8 बन जाएगा, अब आपके पास देखो होल नंबर्स में आ गई इक्वेशन, ठीक है, होल नंबर्स में आ गई इक्वेशन। आपने क्या किया था, आपने वहाँ पर देखा कि इसका 111 आंसर आ रहा था। ये सॉरी, हम लोग इधर आंसर, हम लोग इधर नहीं लिखते, हम लोग इसको नीचे लिख देते हैं, सॉरी, 1 2.6 और 1, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगी यहाँ पर 3 8 और 1। तो आपने क्या करना है, ओ सॉरी 3 3 और 1, आपने क्या करना है, आपने ना इसको मतलब इन नंबर्स को आहिस्ता आहिस्ता 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करते जाना है बारी बारी, और कोई एक नंबर होएगा जिस पे ये वैल्यू जो है डेसिमल वाली, वो आपको होल नंबर दे देगी, और वो जो है ना वो वाली वैल्यू, उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। मतलब इस केस में मेरे पास 3 थी तो मैंने 3 को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आप 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा आपको नंबर इतना हाई नहीं होगा, वो जल्दी से मिल जाएगा आपको। तो आपने ये कर लिया, अब आपके पास एक होल नंबर रेशो आ गई, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 3 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं C3H8O3, ठीक है, C3H8O3। अब क्या करना है इसके साथ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो हमें कह रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। अभी देखो हमने क्या फाइंड किया, ये इतना काम हमने जो किया, ये टेबल वाला काम किसके लिए होता है? ये होता है कौन से फार्मूला के लिए? ये वाला काम जब हम करते हैं तो हम ये वाला काम करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। तो हमने ये जो निकाला ये हमारा है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, ये हमारा है एम्पेरिकल फार्मूला। हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो क्या हमें पता है एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे जाते हैं? अब जिसको एन वाली बात याद होगी तो उसके दिमाग में ये फ़ौरन क्लिक कर जाएगा कि हाँ मुझे एन वाली बात याद है। एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। जिसको ये बात याद होगी वो तो ये कर लेगा। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एन से। हमें एन की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें फार्मूला याद है एन का। हमें फार्मूला याद है एन का। हमारे पास है एम आर डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर जो एम आर है हमारे पास, देखो यहाँ पर जो एम आर है ये उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो आपको उसने क्वेश्चन में कैसे दिया? उसने आपको बताया हुआ 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल वेज 92 ग्राम्स। अब आप बोलोगे यार ये तो 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल जो है इधर कहाँ लिखा हुआ है कि ये एम आर है? तो अगर आपको याद हो तो हमने शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में पढ़ा था कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास वो मास होता है जो आप किसी भी चीज़ का 1 मोल लेते हो। ठीक है, मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर टॉम वाला शायद आप लोगों को रिएक्शन याद हो, एक्सपेरिमेंट याद हो। किसी भी चीज़ का आप 1 मोल लेते हो, उसको वे करते हो, तो वो आपको एक मास देता है। और वो मास जो होता है वो आपका कहलाता है मोलर मास। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था कि मोलर मास जो है वो किसके इक्वल है? मोलर मास जो है वो किसके इक्वल है? मोलर मास इक्वल है एम आर के या ए आर के, डिपेंडिंग ऑन के एलिमेंट है या कंपाउंड है। अगर तो एलिमेंट है तो मोलर मास उस एलिमेंट उसके ए आर के बराबर होएगा, और अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो उस कंपाउंड के एम आर के बराबर होएगा। ये चीज़ आई होप आपको याद हो। ठीक है, तो एम आर जो है उसने आपको बताया हुआ है, क्योंकि उसने आपको बताया हुआ है कि आपके पास है 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल एंड इट वेज 92.0 ग्राम्स। तो वो तो आपको एम आर पता चल गया वहाँ से। ठीक है, वो जो मोलर मास उसने बताया है वही आपका एम आर होगा। तो 92.0 ग्राम्स आपने यहाँ पर रख दिया। अब आपके पास है एम आर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। वो आप कैलकुलेट कर लें। आपके पास C3H8 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3, और कार्बन का AR12 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का फाइन कर लें। उसके बाद ऑक्सीजन का फाइन कर लें। तो आपके पास आ जाएगा अ, आपके पास आ जाएगा 92। ठीक है, आपके पास आ गया 92। तो आपने एम्पेरिकल फार्मूला 92.0 यहाँ पर लिखे हैं, और आपको पता चलेगा कि आपका आंसर आएगा 1। तो इस केस में हमारा n क्या हुआ? इस केस में हमारा n हो गया 1। तो अगर आप n को पुट करें एम्पेरिकल फार्मूला के बाहर, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा C3H8O3। क्योंकि ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 रहेगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा। तो इसका मतलब है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, वो इस केस में बिल्कुल सेम है आपके एम्पेरिकल फार्मूला के। और वो हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी होती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, कभी कभार क्या हुआ करेगा, कभी कभार ये हुआ करेगा कि आज फर्स्ट करो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 0.9 या 0.0 नहीं, पॉइंट सॉरी 0.9 या 0.1 आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब 0.1 और 0.9 के बीच अगर कोई वैल्यू आए ना, तो आपने क्या करना है? उस केस में आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह करते करते जब तक आपको होल नंबर रेशो नहीं मिलती। अब उस केस में, जिस केस में आपके पास 0.9 है या 0.1 है, उस केस में आप सिंपली अलाउड हो राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, तो फर्ज करो अगर ये 2.1 है, फर्ज करो कि अगर ये 2.1 है और ये 3.9 है, तो आप क्या अलाउड हो? आप ये अलाउड हो कि आप इस 3.9 को 4 कर सकते हो, इस 2.1 को 2 कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू होती ना 2.6, इसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते 3 में। ठीक है, अब आपको 1 2 3 वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0.9 और 0.1 हो,
तब आप अलाउड होते हो राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, 0.2 हो जाए, 0.3 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.5 किसी पर भी अलाउड नहीं हो, लेकिन 1 और 9 पर अलाउड हो, उस केस में आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं करना पड़ता और आप डायरेक्टली राउंड ऑफ कर सकते हो। डेसिमल को राउंड ऑफ करके डायरेक्ट होल नंबर में ला सकते हो।